गुड मॉर्निंग ऑल। सो आ गए हम नेक्स्ट लेक्चर लेके। सो आज के लेक्चर का मेन पॉइंट होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हमको पता है कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो बेस्ड किस पे होता है, फाउंडेशन पे। तो आज का फाउंडेशन, पहला फाउंडेशन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे सुपर स्ट्रक्चर। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे अगर आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है ना, तो उसमें वर्ड आता है इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम यानी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है ना, तो उससे पहले आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इक्वेशन ऑफ स्टेट से पहले आता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। सो पता चल रहा है कि कितने बेसिक्स में जाने वाले हम। सो अभी हमारा आज का पहला पॉइंट होने वाला है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, उसमें नाम में कुछ तो छुपा है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो वैरी होता है टाइम टू टाइम, देखेंगे। सो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि वो क्या होता है। जैसे तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज described by specifying its first pressure, second volume, third temperature, fourth internal energy, and fifth one is number of moles. सर ये तो किताब में भी लिखा है, हाँ। सो ठीक से सुनिए। जैसे कि भाई हमने सिस्टम पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कोई सिस्टम जो अंडर ऑब्जर्वेशन में है। अगर हमें उस सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना कि समझ लो मैं खुद सिस्टम हूँ, मैं खुद एक सिस्टम हूँ, तो आप मुझे डिस्क्राइब कैसे करेंगे? हाँ भाई, इसकी हाइट इतनी 6 फुट है, इसका वेट 80 kg है, ये दिखते ऐसे है, इन्होंने ये पहना है। सो क्या है ये कुछ वेरिएबल्स है जो मुझे डिस्क्राइब करते हैं। अभी इनकी पढ़ाई इतनी हुई है। सो क्या है ये वेरिएबल्स है जो मुझे डिस्क्राइब करते हैं। तो हमें वही चाहिए, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। जो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगी ना, उसे डिस्क्राइब किया जाता है, कि भाई डिस्क्राइब किया जाएगा बाय यूजिंग कौन से वेरिएबल्स। एक कि उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, एंड इंटरनल एनर्जी एंड वगैरह वगैरह। सो आपको समझ में आ रहा है कि एक आध सिस्टम होगी, उस सिस्टम को हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये सिस्टम है ना, तो वो सिस्टम कैसी है। हाँ, इसका प्रेशर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है। तो हमें पता चलता है ना कि यस, ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये ऐसा है। सो तुम्हें वो स्पेसिफाई हुआ बाय यूजिंग दिस वेरिएबल्स। नाम में आ रहा है कुछ तो वैरी होता है। जैसे ये जो टर्म्स है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये टाइम टू टाइम वैरी होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं रफ कर दूं, जैसे कि समझो यहां पर मैंने लिया प्रेशर, यहां पर मैंने लिया वॉल्यूम। अभी एक समझो, एक आपको क्या दिख रहा है, मतलब एक प्रोसेस है। हम बाद में पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। अभी के लिए याद रख लो कि भाई ये इनिशियल स्टेट है। ये क्या है? इनिशियल स्टेट, फर्स्ट स्टेट। ये क्या है? फाइनल स्टेट है, दैट इज लास्ट, समझ लो सेकंड। ओके, सेकंड पॉइंट। सो ऐसा है कि अभी आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? जैसे कि भाई सर ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। ऐसा है कि यहाँ पर जो है, ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कैसे? बाय यूजिंग इसका प्रेशर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका
टेम्परेचर कितना है। सो अभी आपको जब इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इस पॉइंट का पता है तो आप बोल सकते हैं ना हाँ कि ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। डन। तो उसी को तो बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अभी जैसे कि मैंने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे पुट किया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो आई होप आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स समझ में आया होगा। सो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है? जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ओके, बाय यूजिंग दिस फैक्टर्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड फिफ्थ वन इज इंटरनल एनर्जी। डन। सो ये हो गया हमारा आज का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सो अभी हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट सेकेंड, इक्वेशन ऑफ स्टेट। स्टेट यानी क्या? व्हाट इज मीन बाय स्टेट? भाई महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा? बिल्कुल नहीं। स्टेट यानी एक अवस्था कि वो जो चीज है, वो जो सिस्टम है वो किस अवस्था में है। वो जो चीज है, वो जो सिस्टम है वो किस अवस्था में है। जैसे कि बाद में मैंने एक मतलब जैसे कि एक चीज पकड़ ली मैंने, एक मतलब ये ले लो कि एक सिस्टम है, ओके। ये सिस्टम मैं कैसे डिस्क्राइब कर रहा हूं? बाय यूजिंग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, करेक्ट है। सो ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स इस सिस्टम का स्टेट बता रहे हैं। ये वेरिएबल्स इस सिस्टम का स्टेट बता रहे हैं कि हाँ सर ये बॉडी इस स्टेट में है, ये बॉडी इस स्टेट में है। सो अभी हम क्या देखेंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट तो सिंपल है, बाय यूजिंग दिस वेरिएबल्स, बाय यूजिंग दिस वेरिएबल्स। और अगर आप प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन बनाते हो, इफ यू मेक अ रिलेशन बिटवीन, इफ यू मेक अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो एक इक्वेशन बनता है। वो एक इक्वेशन बनता है किसका? स्टेट का। वो एक सिस्टम एक स्टेट में है और इक्वेशन ऑफ दिस स्टेट। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? रिलेशन बिटवीन, इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नथिंग बट derived relation between pressure, volume and temperature, pressure, volume and temperature of the system is nothing but equation of state, equation of state। एक आसान भाषा में बोले, जैसे कि आप मैथ्स में भी इक्वेशंस पढ़ते थे तो वो इक्वेशंस कुछ ना कुछ वहाँ पर उसके प्रॉपर्टीज बताते थे। जैसे कि अभी ये जो इक्वेशन बनेगा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का एक रिलेशन यूटिलाइज करके जो कुछ भी बनेगा ना, वो उस सिस्टम का स्टेट बताएगा, वो उस सिस्टम का स्टेट बताएगा। इसका मतलब है वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज बताएगी कि भाई हाँ सिस्टम अगर इस स्टेट पे तो वो कैसा है, उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर, वो एक इक्वेशन द्वारा बताया जाएगा। सो उसे ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। आई होप गाइज कि आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में हमने क्या पढ़ा कि एक आध सिस्टम हमें डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या लेना पड़ता है, कुछ वेरिएबल्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे क्या क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड में क्या सुना आपने? इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या? वही जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स को यूटिलाइज करके आप एक इक्वेशन बनाते हो, आप एक इक्वेशन बनाते हो, उसी इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो अभी हम देखेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स समझ में आए होंगे। नाउ थर्ड वन इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर मैं 5 किलोमीटर का दौड़ लगा के यहाँ पर आके फिर से खड़ा रहूंगा तो गारंटी है कि मेरी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मैंने बोला ना मेरी एनर्जी जैसी की तैसी रहेगी नहीं, मेरी एनर्जी कुछ ना कुछ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाएगी। सो
ऐसा कहेंगे कि लोग मैं अभी इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ, तो क्या समझ रहे हैं आप इक्विलिब्रियम का मतलब? वही मैं समझाना चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम का मतलब है जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आपने जो पढ़े थे अभी, कौन से थे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड ऑल, वो सभी वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होंगे। सो इसका मतलब है कि वो टाइम टू टाइम प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। सो आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा है? आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा है? सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अभी देखेंगे। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का सबसे सिंपल अर्थ बोलूं, मतलब सबसे सिंपल स्टेटमेंट, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है ना, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, एक हम सिस्टम के वेरिएबल्स निकालते ना, वो इक्विलिब्रियम में है, वो इट विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डन, इतना ही है। सो अभी मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं आपसे, देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, द thermodynamic variables, the thermodynamic variables of the system, thermodynamic variables of the system कौन से होते हैं? जैसे मैं अभी यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ले रहा हूं, द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम will not change throughout the process. That system is called as, that system is called as, it is in equilibrium. It is in equilibrium. आई होप गाइज कि आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है टाइम टू टाइम चेंज नहीं होते, विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और थ्रू आउट द प्रोसेस। अभी मैं यहाँ से निकला, 5 किलोमीटर दौड़ा और फिर यहाँ पर आकर रुक गया, एक प्रोसेस ही है ना, एक प्रोसेस है। सो थ्रू आउट द प्रोसेस वो सिस्टम के जो वेरिएबल्स है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो उसे कहते हैं सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एकाध बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब अभी उसमें टाइप से, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझ में आई होगी। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी 3 इक्विलिब्रियम आते हैं, बेसिक्स का भी बेसिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है। क्या पढ़ रहे थे हम? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर। कौन से? फर्स्ट वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज सोचो केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा वाला? केमिकल इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3 टाइप्स आते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल एंड केमिकल। अब हम 1 बाय 1 पकड़े। कल ही हमने बोला था थर्मल यानी एक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। सो थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब है कि जो हीट है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो बॉडी का टेम्परेचर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम मैं बोल रहा हूं ना कि एक आध बॉडी, जैसे वो थर्मस फ्लास्क नहीं था, वो थर्मस फ्लास्क में आपने चाय भरी और 1 घंटे के बाद आकर आप देख रहे हो कि अरे उसका टेम्परेचर एज इट इज है, तो क्या है? उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा ना थ्रू आउट द टाइम, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। टेम्परेचर क्या था? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। सो वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द टाइम। इसका मतलब है वहां पर एक इक्विलिब्रियम है और जिस इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, उसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम।
थर्मल इक्विलिब्रियम, और टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट कांस्टेंट है, करेक्ट है। सो हमें इसको और क्या बोल सकते हैं, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अगर थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर कहां से आएगा, सो चेंज इन टेम्परेचर विल बी अ 0। सो इसे बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक चाय का कप है, जो मैंने थोड़ी गर्म चाय का कप है जो मैंने थोड़ी देर के लिए एक टेबल पे रख दिया ओपन टू द एटमॉस्फेयर, और आफ्टर द 2 आवर्स जब मैं आता हूं तो क्या देखता हूं, जब मैं स्टार्ट पहली पोजीशन में क्या है, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन में जो गर्म चाय का प्याली है वो गर्म है, तो चाय गर्म है तो प्याली भी गर्म, और टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, वो एट अ रूम टेम्परेचर है, तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। बट अगर मैं 2 घंटे के बाद जाकर अगर उस चाय के कप में हाथ डालूं, तो गारंटी है कि वो चाय का कप अभी ठंडी हो गई होगी, एंड उन दोनों का टेम्परेचर, वो चाय की प्याली एंड द रूम टेम्परेचर, ये दोनों अगर वो दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया होगा, सो उसे क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो इसमें क्या था, जो चाय की प्याली थी वो थी सिस्टीम, एंड वो जो रूम टेम्परेचर है वही था सराउंडिंग। सो हम क्या कह सकते हैं, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एज वेल एज इट्स सराउंडिंग इज द सेम। सो हो गए ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग एक दूसरे के साथ जैसे एक दूसरे बराबर, तो हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी उसी हिसाब में पढ़ेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो मैंने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में एक वर्ड बोला है फोर्स, द फोर्स बिटवीन सिस्टम, द फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज द सेम, इज इक्वल। सो देयर इज अ नो एनी अनबैलेंस फोर्स। इसका डेफिनेशन देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी क्या, देयर इज नो एनी अनबैलेंस्ड फोर्स, देयर इज नो एनी अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सो मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक सिस्टम है और सिस्टम एंड बाहर वाला उसका सराउंडिंग, उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इक्वल है। मुझे पता है आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। जैसे ये समझिए, अभी आप कॉलेज लाइफ में जी रहे हैं ना, कॉलेज लाइफ हाँ बहुत बढ़िया लाइफ होती है, ऐसा कहा करते थे हमारे भी दोस्त, हमने तो सिर्फ पढ़ाई करने में गला दी। सो ऐसा है कि आपका जो दोस्त है वो क्या कर रहा है, वो एक बाइक लेके वो बाइक चालू कर दिया उसने, और वो आपकी तरफ बढ़ा रहा है, वो बाइक एक्सेलरेट कर रहा है, और आप जो है उसके सामने से उसे अपोज कर रहे हैं, उसे उसके बाइक को रोकना चाह रहे हैं। तो आप जो है वो सिस्टम है, और वो जो आपका दोस्त है जो बाइक लेके आपके मतलब आपके ऊपर ऐसा चढ़ा रहा है, तो वो है सराउंडिंग। तो देखिए, जिस टाइम पे ना आप उससे पूरी तरह से, ना आप उससे पीछे ढकल पा रहे हो, ना वो आपको पीछे ढकल पा रहा है, मतलब जहां पर कुछ मोशन नहीं हो रही है, तो ऐसा है कि आप बोल सकते हैं ना, वो बाइक ने लगाया हुआ फोर्स और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो दोनों फोर्स एक है। तो क्या हुआ, द फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग सेम है, इक्वल है, तो हो गया ना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देयर इज अ नो एनी unbalanced force between system and surrounding. I hope guys it is more than sufficient to you, and इतना ही काफ़ी है। Done. Now next one is welcome to the chemical equilibrium. So अब तक हमने जो भी पढ़ा है सिस्टम एंड सराउंडिंग के लैंग्वेज में पढ़ा है, तो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज केमिकल कंपोजिशन। क्या, केमिकल कंपोजिशन। सो कंपोजिशन यानी जैसे एक सिस्टम है, वो किसी चीज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, मतलब वो जो सिस्टम है वो जो किसी केमिकल से बनी है, समझो एक सिस्टम है, उसका जो कुछ केमिकल कंपोजिशन है,
वही केमिकल कंपोजिशन होगा सराउंडिंग का, वही केमिकल कंपोजिशन होगा सराउंडिंग का। सो क्या हो गया, सिस्टम एंड सराउंडिंग वो दोनों इक्विलिब्रियम में है। किस लैंग्वेज में, किस भाषा में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम यानी क्या, इफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, उनका अगर केमिकल कंपोजिशन इक्वल है, सेम है, तो उसे ही बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। क्या बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन। सो गाइज आई होप आज आपको थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों समझ में आया होगा। सो ये तीनों मिला के बनता है हमारा, उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमने ये पढ़ा था। तो आई होप आपको आज जो पहले 3 पॉइंट हुए, फर्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, सेकेंड वन इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, और इससे पहले पढ़ा था इक्वेशन ऑफ स्टेट बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पीवीटी, द रिलेशन बिटवीन पीवीटी। सो आई होप ये तीनों टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी हम देखेंगे डायथर्मिक वॉल एंड एडियाबेटिक वॉल, क्योंकि जब हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, उस डायग्राम में उसमें हम यूटिलाइज करते हैं कि डायथर्मिक वॉल क्या है, एडियाबेटिक वॉल क्या है। तो हमें बेसिक्स पढ़ना है, तो इट बिलोंग्स टू बेसिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट, ये भी हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे। जब आप कंपैरिजन में पढ़ेंगे आपको ठीक से याद आ जाएगा। डायथर्मिक वॉल, डायथर्मिक वॉल एंड adiabatic wall, adiabatic wall. For your kind information, डायथर्मिक वॉल को डायबिटिक वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटिक वॉल। याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जी। डायबिटिक वॉल और उसके डाय के बीच आगे ए लगाने के बाद ए डायबिटिक वॉल। ओके डन। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल ये ऐसी वॉल होती है जहां से, मतलब ये यहां से सिर्फ एनर्जी, एक एनर्जी सिस्टम टू सराउंडिंग ट्रांसफर हो जाएगी। क्या, एनर्जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि समझिए। हाँ, डायथर्मिक वॉल का बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि कल हमने एक चाय की प्याली देखी थी, जिसमें ये है अपनी चाय, और ये जो हमने ऊपर से ढका था, उसे कवर किया था विथ डिस्क और प्लेट। यहां पर क्या था, डायथर्मिक वॉल जब भी आप पढ़ेंगे ना, तो आपको याद आना चाहिए कि सर ने एक एग्जांपल दिया था, एक चाय की प्याली जिसमें गर्मा गर्म चाय है और वो एक डिस्क से कवर है, एक डिस्क से कवर है। यहां पर क्या होता था, हमने कल पढ़ा था, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। तो यहां पे सिर्फ सिस्टम क्या है, चाय, सराउंडिंग क्या है, सिस्टम और बाउंड्री छोड़ के सब कुछ सराउंडिंग है। तो इसमें से, चाय में से, ये जो चाय है उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकल के जाती थी, लेकिन मास, मैटर नॉट। यहां से मास और मैटर बाहर निकल के नहीं जाता था, हमारी चाय कम नहीं होती थी। तो हमने कल कहा था कि ये कहां पर पढ़ा था, हमने क्लोज सिस्टम में पढ़ा था। क्लोज सिस्टम में, अगर आपने लास्ट आखिरी वाला वीडियो देखा है तो उसमें पता होगा। क्लोज सिस्टम में हमने बोला था ना कि सिर्फ वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है टू द सराउंडिंग, ना कि मास। तो डायथर्मिक वॉल एक ऐसी वॉल है जहां से सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, जहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है टू द सराउंडिंग, टू द सराउंडिंग, टू द सराउंडिंग। क्या ट्रांसफर होती है, एनर्जी। क्या नहीं होता है, मास। सो यहां पर ट्रांसफर टू द सराउंडिंग क्या क्या होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता सर, एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो उसी बोलती है डायथर्मिक वॉल और डायबिटिक वॉल, डायबिटिक वॉल। सो अभी हमने देखा डायथर्मिक वॉल और अभी हम देखेंगे एडियाबेटिक वॉल। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कल के सिस्टम में ना हमने एक ऐसी सिस्टम पढ़ी थी, जैसे आपको आइसोलेटेड सिस्टम पता है,
क्या पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम में? आइसोलेटेड सिस्टम यानी जहां से ना एनर्जी ट्रांसफर होती है सिस्टम टू सराउंडिंग, ना मास ट्रांसफर होता है। तो वहां पर जो वॉल थी ना, वो वॉल थी एडियाबेटिक वॉल। फिनिश। थर्मस फ्लास्क का वॉल कौन सा वॉल है? जो थर्मस फ्लास्क हमने निकाला था, जहां से ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, ना मास ट्रांसफर हो रहा था, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ना सराउंडिंग टू सिस्टम, उसी को बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल। सो हम देखेंगे कि एडियाबेटिक, इन एडियाबेटिक वॉल देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड हीट यानी एनर्जी, there is no transfer of energy as well as mass from कहां से कहां? तो from system to surrounding and from surrounding to system। कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता, ना एनर्जी ना मास, उसी को हम बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल। सो वही तो मैं कह रहा था ना कि जो आइसोलेटेड सिस्टम थी, आइसोलेटेड सिस्टम में भी यही सीन था कि ना एनर्जी ना मास सिस्टम टू सराउंडिंग ट्रांसफर हो रही है, ना सराउंडिंग टू सिस्टम। इसका एग्जांपल मैंने क्या बोला था कल? थर्मस फ्लास्क। सो हम कह सकते हैं आराम से कि सर आइसोलेटेड सिस्टम में जो आपने अभी समझो एक ऐसी डायग्राम निकाली, आइसोलेटेड सिस्टम में आपने जो अगर ये वॉल निकाली है तो ये कौन सी वॉल हो गई? एडियाबेटिक वॉल होगी, एडियाबेटिक वॉल। सो सिंपल है। तो हमने कंपैरिजन में देख लिया कि डायथर्मिक वॉल जो एनर्जी को ट्रांसफर कर, वहां पर एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन एंड एडियाबेटिक वॉल जहां पर ना एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है ना मास ट्रांसफर पॉसिबल है। ओके डन। सो अभी इसका यूटिलाइज हम इन द स्टडी ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। कहां पर? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो अभी हम देखने जा रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब आप जब, मुझे पता है कि आप जब पढ़ते हो तो भाई सर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, तो कहां से शुरू होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले मैंने जितना भी पढ़ा है ना वो बेसिक्स है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बेसिक्स नहीं कर रहे तो आप नीट जेई नहीं कर रहे हो। आपको अगर नीट जेई करना है ना तो बच्चों आपके माँ बाप बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाने के लिए भेजते हैं। तो जहां पर भी, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखते समय, आप जहां पर भी बैठे हो, जहां पर भी पढ़ रहे हो, ध्यान लगा के पढ़िए। और पढ़ते वक्त ऐसा नहीं कि टाइम लगाएगा कि भाई मैंने 4 आवर, उस 4 आवर्स में आप क्या कर रहे हो। मैं बोलता हूं कि पहला अपना बेसिक्स क्लियर करिए, बेसिक्स क्लियर करिए, वो पॉइंट जो है ना उसमें डीप में डीप जाइए। ऐसा कि हाँ भाई मुझे पता है कि इसमें, मतलब आप पूरा नॉलेज समेट लीजिए। एक बार नॉलेज समेट लीजिएगा ना तो फिर ये जेईई नीट एग्जाम क्या है? उसी नॉलेज का एप्लीकेशन है, उसी नॉलेज का एप्लीकेशन है। तो एक बार आप रट्टा वगैरह मारना बंद कीजिए। मतलब मैं बोल नहीं रहा हूं कि आप मारते होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वो सही तरीका नहीं है। आप हर चीजों का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, उसका कंसेप्ट क्या है ये देखिए। जैसे अभी हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले इतने सभी पॉइंट्स देखे, मैं सिर्फ इसी चीज के लिए मैंने इतने पॉइंट्स लिया। ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास करवाना चाहता था, इसीलिए कि आपके जब, जैसा कि अभी एक सीधा स्टेटमेंट बोलूं, नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ डैश डैश डैश। सो ऑप्शंस होंगे टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम और कुछ। तो ऐसा है कि सर हमने तो डेफिनेशन में बहुत कुछ पढ़ा था, तो हमें क्या पता कि कौन सा है। पता है हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो मैं वही बोलना चाहता हूं कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो आप हर क्वेश्चन के लिए आंसरेबल होंगे, हर क्वेश्चन के लिए आंसरेबल होंगे। सॉरी सब्जेक्ट छोड़ के थोड़ा आगे आ गया। सो अभी हम देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या करना चाहिए मुझे? डेफिनेशन लिख दूं या एग्जांपल दूं? जैसे हमारी स्ट्रैटेजी है, हर किसी का पैटर्न होता है, हमारा भी पैटर्न है कि भाई हम एग्जांपल देंगे। जैसे कि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप जो भी 11वीं 11th 12th स्टैंडर्ड, देखिए ठीक है। सो समझ में एक, मैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे अब 3 दोस्त हो,
दोस्त ए, फ्रेंड बी, फ्रेंड सी, मतलब 3 लोग हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। समझिए कि ए और बी मतलब एक दो स्टूडेंट्स, ये ए स्टूडेंट्स बी के साथ दोस्ती रखता है, मतलब ए बी का दोस्त है, ए बी का दोस्त है। चलो यार नाम लगे ए बी, सर हमारा मतलब इतना अच्छा नाम है, आप ए बी क्या लगाते हैं? हाँ ठीक है, तो चलो नाम लगाते। जैसे यहां पर मैंने नाम लिख दिया आशीर्वाद, एक नाम लिख दिया आशीर्वाद, सेकंड नाम लिख दिया सूरज और थर्ड नाम लिख दिया अभय। डन। तो अभी मैं क्या बोलता हूं कि आशीर्वाद सूरज का दोस्त है, आशीर्वाद सूरज का दोस्त है, देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन देम। आशीर्वाद सूरज का दोस्त है। अभय भी सूरज का दोस्त है, अभय भी सूरज का दोस्त है, लेकिन आशीर्वाद एंड अभय अभी तक दोस्त नहीं है। मतलब अभी तक बोल रहा हूं, देखिए अगले नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है। अभी तक आशीर्वाद एंड अभय दोस्त नहीं है। डन। तो ऐसा है कि सूरज कॉमन फ्रेंड हुआ उन दोनों का, सूरज उन दोनों का कॉमन फ्रेंड हुआ। तो अभी देखिए ना, जो प्रॉपर्टीज सूरज में है वो प्रॉपर्टीज थोड़े कुछ आशीर्वाद में आएंगे, सूरज के कुछ प्रॉपर्टीज अभय में आएंगे। तो अभी आप ध्यान मतलब ठीक से समझ लो, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कि आशीर्वाद और अभय में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, उनका बिहेवियर कुछ सिमिलर होगा। सूरज का कुछ बिहेवियर आशीर्वाद में आ गया, सूरज का कुछ बिहेवियर अभय में आ गया। तो अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ सर आशीर्वाद और अभय में भी अभी सिमिलर बिहेवियर होगा, कुछ सिमिलर बिहेवियर होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि, तो ये अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा ना कि पहला सूरज और आशीर्वाद, मतलब ये समझ लो, अभी हम बिहेवियर और ये सब वर्ड्स यूज करने से अच्छा है थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। अगर सूरज और आशीर्वाद इन दोनों के प्रॉपर्टीज इक्विलिब्रियम में थे। हमारी माता जी कहती है ना, जैसे कि आप जिसके साथ रहते हो आप उसके जैसा ही बिहेवियर करते हो। तो अभी मैं वही बोल रहा था कि आशीर्वाद, जब पहली कंडीशन ऐसे है कि आशीर्वाद और अभय एक दूसरे को जानते भी नहीं है, सिर्फ हाँ कि आशीर्वाद और अभय एक दूसरे को जानते ही नहीं है। आशीर्वाद और सूरज एक दूसरे के अच्छे दोस्त है, सूरज और अभय एक दूसरे के अच्छे दोस्त है। तो ऐसा है ना कि आशीर्वाद और अभय सूरज इन दोनों के जो बिहेवियर है वो एक जैसा हो गया। बाद में सूरज और अभय इन दोनों का बिहेवियर भी एक जैसे हो गया। तो जो सूरज का बिहेवियर था वो अभी थोड़ा फार आशीर्वाद में भी दिखता है और वो थोड़ा फार अभी अभय में भी दिखता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर अभी आशीर्वाद और अभय इनका बिहेवियर एक जैसा हो गया, इनका बिहेवियर एक जैसा हो गया। सर ये क्या बताने लगे? अरे यार तो कॉलेज की दुनिया होती है ना, कॉलेज के दुनिया में मतलब फ्रेंडशिप सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो इसकी वजह से मैंने एक फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल दिया। अभी मैं दूंगा आपका जो पुस्तक वाला एग्जाम्पल, बोरिंग वाला एग्जाम्पल, आपका फेवरेट एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अभी ठीक से ध्यान ला के देखिए, एक बॉडी है, एक ग्लास है, एक ग्लास है जिसमें कोल्ड वाटर है। कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर, जिसे मैं कहता हूं बॉडी ए, बॉडी ए। और एक यही टेबल पे दूसरा ग्लास पड़ा हुआ है, दूसरा ग्लास रखा है, उसमें हॉट वाटर है, उसमें हॉट वाटर है। ये हो गया बॉडी बी, ये हो गया बॉडी बी। अभी देखिए एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। अभी जो बाकी बचा हुआ, समझे इसमें ये मतलब एक सिस्टम है जिसमें रूम टेम्परेचर है। क्या है? रूम टेम्परेचर। जो ये रूम टेम्परेचर एक्ट कर रहा है एज अ बॉडी सी, रूम टेम्परेचर एक्ट कर रहा है एज अ बॉडी सी। तो व्हेन एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब शुरुआत में मैंने क्या किया, ये बॉडी ए और बॉडी बी, मतलब कोल्ड वाटर का ग्लास और हॉट वाटर का ग्लास जाके एक टेबल पे रख दिया। उस टेबल पे जहां पर उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो सब रूम टेम्परेचर में, मतलब एक समान टेम्परेचर है। डन। और उसको हमने कंसिडर किया
वो एज वो रूम टेम्परेचर को बॉडी सी, उस एटमॉस्फेयर को हमने कंसिडर किया बॉडी सी। सो अभी देखिए, अगर मैं उस रूम को बंद कर दूं और 24 घंटे के बाद उस रूम में एंटर करूं, मतलब कितना, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, एट t इज इक्वल टू 24 आवर्स। स्टार्टिंग में क्या था, एक हॉट ग्लास था, गर्म पानी का ग्लास था, एक ठंडे पानी का ग्लास था, और ये रूम टेम्परेचर में था, बाकी एटमॉस्फेयर। अभी मैं 24 घंटे के बाद जब वहां पर एंटर कर गया तो दिखता क्या है मुझे कि सर ये जो ग्लास है, ये जो कोल्ड वाटर है, उसका भी टेम्परेचर एज इट इज रूम टेम्परेचर जैसे हो गया है, हॉट वाटर का भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जैसे हो गया है, मतलब हॉट वाटर अभी नॉर्मल हो गया है, कोल्ड वाटर अभी नॉर्मल हो गया है। तो ये जैसे, मतलब हम बोल सकते हैं ना, बॉडी ए एंड बी बॉडी सी के जैसा इक्विलिब्रियम में है, बॉडी सी के जैसे हो गए। तो हम ऐसे नहीं कह सकते। अब ठीक से ध्यान रखिए कि जो अभी कोल्ड बॉडी है एंड हॉट बॉडी है, उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है, दोनों पानी एक जैसे है, ना कोई कोल्ड रहा है ना कोई हॉट रहा है, तो हो गया ना, बॉडी ए एंड बॉडी बी इक्विलिब्रियम में आ गए, बॉडी ए एंड बॉडी बी इक्विलिब्रियम में आ गए। हमने इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, जहां पर दोनों के वेरिएबल सेम है, तो हो गया ना। तो अभी आई होप आपको ये डेफिनेशन, मैं आपको एक इक्वेशन भी दिखाता हूं कि जैसे पहला तो ऐसा है कि अभी देखो ए एंड बी इक्विलिब्रियम में आ गए, डन। तो पहला मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं कि हम डेफिनेशन, इस एग्जांपल को डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम एक आध इक्वेशन भी लिख लेंगे, सो आपको आउट ऑफ आउट मार्क मिल जाएंगे। आई होप आपको दोनों एग्जांपल, एक फ्रेंडशिप वाला एग्जांपल और ये दूसरा ग्लास वाला एग्जांपल, पानी वाला एग्जांपल, ठीक से समझ में आया होगा। सो अभी हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखते हैं, डेफिनेशन। देखिए, व्हेन, सिंपल है, व्हेन टू बॉडीज, कौन से वाले बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ए एंड बी था ना नीचे। व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, कौन सी वाली बॉडी थी वो, बॉडी सी, वो दोनों रूम टेम्परेचर में कांटेक्ट थे, वो कांटेक्ट में किसके थे, रूम टेम्परेचर के। सो व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद द थर्ड बॉडी दैट इज रूम टेम्परेचर सी, देन that two bodies are also in equilibrium with each other। समझ में आ रहा है? मैंने वही बोला ना कि देखिए, जब पहले वो जो एक बॉडी, एक ग्लास था और दूसरा ग्लास था, वो दोनों इक्विलिब्रियम में थे सी के साथ, रूम टेम्परेचर के साथ, मतलब वो दोनों कांटेक्ट में थे बॉडी सी के साथ। सी क्या है हमारा, रूम टेम्परेचर। लेकिन आफ्टर कुछ समय के बाद हमने देखा कि तीनों का टेम्परेचर एक समान हो गया है, तीनों बॉडीज एक समान प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, वो बॉडी ए एंड बॉडी बी, वो दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए। तो मैंने वही लिखा है, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, देन दैट टू बॉडीज आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं ये रफ कर लूं, उसके बाद मैं एक आपको डायग्राम निकाल के दिखाता हूं एक अच्छे से, मतलब बाय यूजिंग डायथर्मिक वॉल। मैं आपको एक डायथर्मिक वॉल नहीं, एडियाबेटिक वॉल का यूटिलाइज करके एक डायग्राम निकाल के दिखाता हूं कि वो क्या होगा। आपने बोला था ना, मैंने बोला था ना कि डायथर्मिक वॉल और एडियाबेटिक वॉल कंसेप्ट जरूरी है। तो देखिए, जैसे एक बॉडी, एक ए बी सी, ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, जहां पर
ये कंडक्टिंग वॉल है, कंडक्ट हो रहा है इसे यहाँ से। जैसे मैं बोल रहा हूं कि बॉडी ए एंड बॉडी बी एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो मैं यहां पर यूटिलाइज करूंगा एडियाबेटिक वॉल। करेक्ट है, एडियाबेटिक वॉल। हमारे डेफिनेशन का स्टार्टिंग ऐसा ही है ना कि बॉडी ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, थर्ड बॉडी नॉट विथ ईच अदर। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं कंडक्टिंग वॉल, मतलब यहां पर ये कंडक्टिंग एरिया है, ये कंडक्टिंग पैसेज है। डन। तो अभी देखो बॉडी ए और बॉडी बी एक दूसरे से सेपरेटेड है, लेकिन बॉडी ए और बॉडी बी आर इन कांटेक्ट विथ सी। सो ऐसा हुआ ना, ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विथ सी। अभी देखो अभी क्या होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर दैट अगर हम यही डायग्राम अभी देखो, अगर हम यहां पर अभी डायाथर्मिक वॉल लगाते हैं, डायाथर्मिक वॉल लगाते हैं, और ये दोनों है एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल एज इट इज ए बी सी। तो देखिए पहला ऐसा था कि भाई ए टू सी एनर्जी मास ट्रांसफर हो रहा है, ख्याल है? तो जैसे मैंने कहा अभी डायग्राम 1 देखिए, बॉडी ए बॉडी बी दोनों के बीच में एडियाबेटिक वॉल है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन बॉडी ए एंड बॉडी बी आर इन कांटेक्ट विथ सी। सो ऐसा है बॉडी ए एंड बॉडी बी आर इन कांटेक्ट विथ सी। सो क्या कह सकता हूं, बॉडी ए एंड बॉडी बी आर इन इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी। एंड अभी देखो मैंने क्या किया, अभी मैंने सेकेंड डायग्राम में देखो बॉडी सी को अलग कर दिया, बॉडी सी को ए एंड बी से अलग कर दिया। तो यहां पर मैंने यूटिलाइज किया एडियाबेटिक वॉल, जहां पर कुछ ट्रांसफर नहीं होता, और यहां पर ए और बी के बीच में डाल दिया डायथर्मिक वॉल, जहां पर एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन अभी इसी कंडीशन में जब हमने ऐसा रखा था, तो बॉडी ए एंड बॉडी बी हमें दिखेंगे कि वो दोनों भी इक्विलिब्रियम में आ गए, वो दोनों भी इक्विलिब्रियम में आ गए। आई होप सो। और बॉडी सी यहां पर रहे या ना रहे, वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी या कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अभी हम कह सकते हैं व्हेन लास्ट वन, व्हेन बॉडी ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन बॉडी ए एंड बी आर इन आल्सो इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सो अभी देखो जैसे कि ये इक्वेशन देखो, ए इज इक्वल टू सी, ये हमने बचपन में पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा है हमने, ये हम लॉजिक लगाते थे कि ए इज इक्विलिब्रियम विद सी एंड बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी। सो ये दोनों कॉमन हो गया, मतलब ये आपका RHS इक्वल हो गया, तो आप बोल नहीं सकते सो ए इज इक्विलिब्रियम विद बी, ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज, दोनों राइट हैंड सेम तो लेफ्ट हैंड भी सेम, सो ए इज इक्वल टू बी। हो गया ना, इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने बोला था ना, अगर आप एग्जांपल की स्टडी ठीक से करते हो तो आपको स्टेटमेंट आएगा ही आएगा। डन। सो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें होगा इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन। तभी तक के लिए आप इतना स्टडी करिए। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब पढ़ते हो ना तो आप बेसिक के साथ पढ़ेंगे, मतलब बेसिक है तो सब कुछ है। और एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि आपके पास अगर वो एटीट्यूड है कि देखो हर कोई 12 घंटा पढ़ता है, हर कोई 12 घंटा पढ़ता है, लेकिन हर कोई टॉपर नहीं होता सर। टॉपर वही होता है जिसके पास मतलब वो बेसिक्स क्लियर करने का दमखम है। मतलब ऐसा नहीं कि बैठे 12 घंटे रट्टा मारे, बिल्कुल नहीं। जो बेसिक्स क्लियर करता है, जो उस बात की, वो उस चीज का पूरा नॉलेज लेता है और उसके बाद वो न्यूमेरिकल्स में या MCQs में अप्लाई करता है, वही टॉपर है सर जी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।